नमस्कार। 5 की बात में आपका स्वागत है। भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। 17वें गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है थोड़ी देर पहले। पाटीदार नेता है भूपेंद्र पटेल और ये सबको चौंका देने वाला फैसला था। जो लोग बैठे हुए थे, जो विधायक बैठे हुए थे, उनमें से किसी को भी ये एहसास नहीं था कि दरअसल भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये आनंदीबेन पटेल के गवर्नर जो हैं और मुख्यमंत्री रही हैं आनंदीबेन पटेल, उनके करीबी हैं और पाटीदार नेताओं का जो वर्चस्व है उसका एक तरीके से प्रतीक भी है इनकी ताजपोशी। लेकिन ये जो फैसला था इसने सबको चौंका दिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सौरभ पटेल और जीतू बाघानी जैसे नेताओं के बजाय भूपेंद्र पटेल को चुना गया। सबसे बड़ी बात है कि नितिन पटेल जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका दर्द तो सबके सामने भी आ गया। उनकी आंखों में आंसू भी थे। और हमारे साथ देवेंद्र पटेल साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवेंद्र जी, आप गुजरात की चीज़ों के नब्ज को समझते भी हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो फैसला है अचानक से एक ऐसे नेता को लाना जिसका अनुभव इतना बड़ा ना हो और अनुभवी नेताओं को एक किनारे करके बीजेपी इससे क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, राजनीति में एक सेंटेंस का इस्तेमाल होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। मान लो कि इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो आधी रात को उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था। आधी रात को ही उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए थे। इमरजेंसी का भी फैसला लिया, प्रेस सेंसरशिप का भी फैसला लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी आधी रात को नोटबंदी का ऐलान कर दिया, फिर इमरजेंसी को सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो मतलब कि ये तो एक राजनीति का एक स्ट्रेटेजिक व्यू रचना होती है। लेकिन अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी लास्ट इलेक्शन जो हुआ था उस वक्त जब आनंदीबेन पटेल ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद सबको पता था कि भी अभी आज नितिन भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। 4 बजे तक तो हम टीवी पर डिबेट कर रहे थे कि भाई नितिन भाई के आने से क्या होगा, वो कितने अच्छे आदमी है, क्या क्या उनकी खूबियां हैं वगैरह वगैरह। और 5 बजे देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, विजय रूपाणी जी का नाम आ गया। फिर उनकी एग्जिट भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज थी। और उनकी एग्जिट के बाद जो 5 या 6 नाम चल रहे थे, सबको लगता था कि ये 5-6 नामों में अनुभव में से कोई न कोई एक आदमी आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। बिल्कुल। और सब लोगों को किनारे कर दिया। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जब पटेल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि चुनावी राज्य है, यानी कि चुनाव होने वाला है, गुजरात में बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे वक्त में भूपेंद्र पटेल क्या ऐसे कोई करिश्माई नेता हैं, इनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है क्या कि जिनके ऊपर इतना भरोसा जताया जा सके? अनुभव की जरूरत तो होगी एक मुख्यमंत्री के लिए, और खास करके चुनावी राज्य में। मैं इसमें 2 बात बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सब जब पहली बार गुजरात के सीएम बने तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अनुभव नहीं था। सरकार बेहतर चला है। लेकिन जो आपने बताया कि भी ये इनके पास ये जो नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आए हैं, उनके पास ना तो अनुभव है, ना तो कोई उनका कोई करिश्माई बाबत है। उनका करिश्मा एक ही बाबत है कि वो पाटीदार समाज से आते हैं। और 2022 में जो गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि गुजरात में 1.5 करोड़ कड़वा पाटीदार की पॉपुलेशन है। लेवा पाटीदार अलग। आज तक गुजरात में जितने भी पाटीदार मुख्यमंत्री बने वो सब लेवा पाटीदार हुए। और पाटीदार समाज बहुत टाइम से एक नाराज चल रहा था। हार्दिक पटेल ने भी जो है आंदोलन किया, फिर वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट गए, वो भी एक फैक्टर था, वो भी एक चैलेंज था। मेरे ख्याल से गुजरात एक हिंदुस्तान की बहुत शक्तिशाली नेताओं का होम स्टेट है, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन के बाद फिर कुछ समय के बाद वो राष्ट्रीय इलेक्शन आने वाले थे। अगर गुजरात में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, अगर पाटीदार समाज नाराज हो गया
और पाटीदार समाज का मान लो कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन था तो कांग्रेस सरकार सत्ता के बहुत करीब थी, बहुत कम सीटें से वो कांग्रेस हार गई थी। उसके बाद स्थानीय इकाइयों में कांग्रेस का, लेकिन इसलिए 2022 के इलेक्शन को ख्याल में रखकर पाटीदार समाज को की नाराजगी दूर करने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया है और वो पाटीदारों की सिंबल है। यही उनका बड़ा करिश्मा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या देवेंद्र पटेल पाटीदारों के सर्वमान्य नेता होंगे, या जो पाटीदार समाज है उसमें भी कई धड़े होंगे, जैसे कि नितिन पटेल साहब हैं या बाकी के जो पाटीदार नेता हैं, दूसरे पाटीदार नेता हैं, क्या उनकी हसरतें नहीं होंगी? क्या उनका इतना बड़ा जानने वाला या उनको पसंद करने वाला इतना बड़ा वर्ग नहीं होगा पाटीदार समाज के अंदर जो छला हुआ महसूस करेगा कि बारी तो दरअसल नितिन पटेल साहब की थी, ये उनकी नहीं थी तो मनसुख मांडविया की थी, उनकी नहीं थी तो किसी और की थी? क्योंकि नेता तो काफी लंबे अरसे बाद बने हैं ये तमाम लोग। मनसुख मांडविया ने बड़ा संघर्ष किया होगा, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किया, नितिन पटेल ने लंबा संघर्ष किया है। तो ये तमाम लोग को दरकिनार करने से क्या अंदर धड़ों में नहीं बढ़ जाएगी बीजेपी? क्या ये डर नहीं है बीजेपी को? अब देखो 80 से 90 तक जो पाटीदार है इनको ऐसी कोई राजनीति के संबंध नहीं। कोई अगर लीडर मानता है कि मेरे हजारों फॉलोवर्स है तो बात गलत है। पाटीदारों में मनसुख मांडविया लिया, फिर पुरुषोत्तम रूपाला जी को ले लिया तो लेवा पाटीदारों पे खुश किया, कड़वा पाटीदार को। और कड़वा पाटीदारों की एक जो डिमांड थी कि हमारा एक लीडर होना चाहिए। पाटीदारों में धड़े है, पाटीदारों में भी कुछ बहुत सारे विभाजन है, लेकिन बाय एंड लार्ज 80 to 90% जो कॉमन जो जिनको राजनीति से कोई संबंध नहीं है उनसे इनका कोई नहीं। और मेरे ख्याल से ये भूपेंद्र भाई पटेल को बनाने के से 80 to 90% पाटीदार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। वो जो आपने जो बताया कि इसमें अलग अलग ग्रुप हो गए तो क्या करेंगे, उसकी वो सिर्फ 10% है, उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि मैं गुजरात की राजनीति को बिल्कुल एकेडमिक तरीके से आपको जान के मैं कह रहा हूं। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये भी कि मुझे पता है अच्छी तरीके से कि बीजेपी के अंदर आज तक जिसने भी विरोध किया है या विरोध करके कुछ अलग करने की कोशिश की है वो सफल नहीं है। गुजरात में तो बिल्कुल सफल नहीं हुई है। तो ये जो गुस्सा है अंदर जो खदक रहा होगा या बन रहा होगा, जैसे नितिन पटेल साहब का आज दर्द तो बिल्कुल कैमरे के सामने था, या बाकी के लोगों का भी जो दर्द होगा, क्या उसको बीजेपी एक दरकिनार कर सकती है? क्या बीजेपी उसको नजरअंदाज करके चल सकती है? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो दो बड़े नेता हैं वो इतने ताकतवर हैं कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, और बीजेपी का काडर भी कुछ इस तरीके का है कि वो अलग पार्टी बनने नहीं देगा और या फिर अलग खड़े लोगों को खड़े नहीं होने देगा। देखिए दूसरी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में एक बेसिक तात्विक फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा है और आज भी उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि उनके सामने उनके खिलाफ जाके कोई जाने की हिम्मत करने की गुजरात में तो किसी को हिम्मत नहीं है। पिछले कुछ सालों पहले कुछ लोगों ने मोदी जी से अलग होकर पार्टियां बनाई, बिगड़ी और पार्टियां वो बिल्कुल गुम भी हो गई, आज भी नहीं है। और मैं नितिन पटेल जी को बहुत पर्सनली 40 साल से जानता हूं, उनके व्यक्तित्व को, इनके फैमिली को, इनकी राजनीति को, इनकी काम करने की शैली को। वो 18 साल की उम्र से राजनीति में आए, उनके पिता कांग्रेस के थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा शिस्तबद्ध, डिसिप्लिन कार्यकर, वर्कर, लीडर और मिनिस्टर रहे। उनकी नाराजगी है वो मैं भी जानता हूं, क्योंकि उनको पहली बार भी उनको अपॉर्चुनिटी गवा दी, लेकिन वो अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे गुजराती में कहावत है कि खिचड़ी में वो जो खिचड़ी में पानी में सब आ जाएगा, सो इट विल एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल। और नितिन भाई क्या है कि उनके नितिन भाई का एक ही प्रॉब्लम है, वो थोड़ा आउटस्पोकन है, सेंटिमेंटल भी है, कभी पब्लिक के सामने वो बोल भी देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहेंगे। उनको जो भी मुख्यमंत्री बने या कोई भी बताए, वो पार्टी से अलग जाके अलग धड़ा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप आने वाले दिनों में एक देख सकते हैं। मैं देवेंद्र जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि क्या आनंदीबेन पटेल का
एक तरीके से दोबारा प्रभाव दिखाई देगा गुजरात की राजनीति में, जो कि विजय रूपाणी के आने के बाद थोड़ा कम हो गया था। और भूपेंद्र पटेल साहब तो नए मुख्यमंत्री हैं, आप कह सकते हैं कि ये तो एक तरीके से मुखौटा है, इनको चलाएगा कौन, इनके पीछे ताकत कौन देगा? सब लोग मिलकर तो देंगे नहीं, कि जाहिर सी बात है ये किसी के प्यारे ज्यादा होंगे। हाँ, ये तो 2 दिन से ये बात टेलीविजन पर चल रही है कि ये आनंदीबेन पटेल के बहुत करीबी है। आनंदीबेन घाटलोड़िया सीट पर से जीतती थी और वही सीट पर भूपेंद्र पटेल जी भी जीत कर आए हैं, और ये बात सही है कि वो इनके करीबी है। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल को मैं बहुत पर्सनली जानता हूं, और इसलिए जानता हूं कि उनकी जो प्रकृति है वो एक अजात शत्रु की है। मान लो वो आनंदीबेन पटेल के करीबी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के खिलाफ कोई करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि वो आनंदीबेन के करीबी भी है और अमित शाह जी के भी करीबी है, और कभी कभी तो इन दोनों के बीच में अच्छी संवादिता रहे, अच्छे संबंध रहे, उनके लिए उन्होंने काफी कोशिशें भी की है। मतलब कि एक सेतु बंध की काम भी, और ये दोनों की आशीर्वाद से ये इस पोजीशन पर आए हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी इनके पास सिर्फ 1 साल का समय है, 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय इनके पास अभी न तो राजनीति के लिए समय है, न ही तो सरकार में कोई नए डिसीजन के लिए है। उनको तो अभी इलेक्शन मोड में, ये तो मतलब कि भूपेंद्र भाई पटेल की जो अपॉइंटमेंट सीएम की हुई है वो तो एक इलेक्शन मोड में पूरा गुजरात आ गया। भारतीय जनता पार्टी तो आ गई, कांग्रेस को तो अभी कांग्रेस के तो अभी प्रेसिडेंट भी कौन होगा और उसके प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, वो रिजाइन करके बैठे पता नहीं है। तो ये तो मतलब कि ये एक इलेक्शन की तैयारी ही है। तो अभी कोई मतलब कि कोई इसको काटो इसको होने वाला नहीं। अल्टीमेटली द हाईकमांड विल रूल। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, आप हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र पटेल अब नए नेता हैं, नया चेहरा है। वैसे एक वक्त में कांग्रेस में ये होता था कि रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे। ये दरअसल सत्ता का जो बहुतायत में जो सत्ता मिलती है या ताकत मिलती है उसका भी प्रतीक होता है कि आपको जो मन करता है वो आप कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। हालांकि जो लोकतंत्र के तकाजे होते हैं वो इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसमें पार्टी हाईकमान, जैसा कि कांग्रेस में एक वक्त में होता था, पार्टी हाईकमान चलती थी, ठीक वैसे ही बीजेपी में भी एक हाईकमान है जो फैसला लेता है कि आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है। तो हमको जब पार्टियों के बारे में बात करनी हो तो आप किसी पार्टी के बारे में कुछ शब्दों को जज्ब ना करें, क्योंकि आप सबको पता है कि सारी पार्टियां दरअसल पार्टी हाईकमान से चलती हैं। और उसमें गुजरात में जो कुछ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है और जो कर्नाटक में हुआ है, वो ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के लिए है। वक्त एक ब्रेक का। सितंबर 2018 में इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को ये नोटिस तक दे डाला। आम आदमी पार्टी को ईडी का नोटिस मिल गया है। ईडी का नोटिस इसलिए मिला है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सचिव पंकज गुप्ता पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी को जो है पंजाब आप से जो विधायक हैं और उनकी तरफ से पैसा मिला है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका से $1 लाख का फंड जमा हुआ था। इसी फंड के बारे में पूछताछ की जानी है, ऐसा ईडी चाहता है। अगले हफ्ते पूछताछ के लिए राष्ट्रीय सचिव को बुलाया गया है। पंजाब से आप विधायक के अमेरिका जाने का ये मामला है। आप विधायक सुखपाल खेरा अमेरिका गए थे और पंकज के कहने पर सुखपाल खेरा अमेरिका गए थे। ये सब चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी भी आक्रामक हुई है। उसका कहना है कि बीजेपी वाले जो हैं वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को फिर कहना चाहूंगा कि ये गीदड़ भभकियों से डरने वाली पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सिपाही और आम आदमी पार्टी इस मिट्टी के नहीं बने कि इस 2 कौड़ी के ईडी नोटिस से डर जाएं। ऐसे कई नोटिस आए, कई नोटिस गए। हम तो पीले चावल लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत है।
आप लोग आए, जितनी जांच करनी है करिए, जितने खाते देखने हैं देखिए। हमें ना इन गीदड़ भपकियों से डर लगता है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि एक छोटी सी गरीब पॉलिटिकल पार्टी, गरीबों की पॉलिटिकल पार्टी से अगर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे अमीर और अमीरों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा, अगर इस छोटी सी गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती है, तो हम इसे एक मेडल के तौर पे देखते हैं। हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। शरद, ये $1 लाख वाला मसला हमारे दर्शकों को बताएं। आए कहां से थे, कहां गए? सुखपाल खैरा इस सीन में कहां से आ गए? पंकज गुप्ता जी कहां से आ गए? पैसा आया भी था कि नहीं आया था? पार्टी हिसाब किताब रखती होगी, उसमें कहीं कुछ होगा जिसकी वजह से ईडी को कुछ भनक लगी, या ईडी क्या करना चाहती है इसमें? देखिए अभिषेक, मामला ये है कि कहा यह जा रहा है, जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मामला है पंजाब चुनाव 2017 का। तो उस समय पर सुखपाल खेरा आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, बाद में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव भी जीते। तो उस समय पर यह कहा जा रहा है कि सुखपाल खेरा ये गए थे अमेरिका, यूएस गए थे, और वहां पर इन्होंने एक फंड रेजिंग प्रोग्राम किया जिसमें $1 लाख जो है जमा हुए फंड रेजिंग के तहत। तो ईडी जो है वो ये जानना चाह रहा है कि एक तो ये कैसे जमा हुए थे ये पैसे $1 लाख, और ये गए कहां। ये बताना जरूरी है कि सुखपाल खेरा जो उस समय आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, विधायक भी बने, वो अभी आम आदमी पार्टी में नहीं है, वो अब कांग्रेस में चले गए हैं। लेकिन उनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग और फेक पासपोर्ट मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। और ये जो 2 मामले दर्ज हैं, इन्हीं के अंदर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है, और उसी के तहत ये जो नोटिस है ये पंकज गुप्ता को भेजा गया है। पंकज गुप्ता क्योंकि आम आदमी पार्टी के सचिव हैं, तो संभावना यह भी है कि इनको बाय डिफॉल्ट ये नोटिस अगर आम आदमी पार्टी को आता है, तो इसलिए सचिव जो होता है पार्टी का, या जो जनरल सेक्रेटरी होता है पार्टी का, उसको बातचीत के लिए या पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो हो सकता है ये जो नोटिस है ये इस वजह से भी पंकज गुप्ता को आया हो। लेकिन हमें इंतजार करना होगा, जब 22 सितंबर को पंकज गुप्ता जाएंगे, पूरा उनको मामला बताया जाएगा कि किस किस मामले में आपके ऊपर क्या क्या आरोप हैं, या क्या वो स्पेसिफिक आरोप हैं जिनके ऊपर ये शक है, या फिर क्या ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी और उसके जो पदाधिकारी हैं उनसे जानना चाह रही है। 22 सितंबर सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को। बिल्कुल, ये महज इत्तेफाक ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद। की पंजाब में चुनाव है, 2017 की बात है, याद आई है 2021 में, और मामला चलेगा तब तक जब तक कि पंजाब का चुनाव चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन मसला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, उसके और केंद्र सरकार का टकराव कई सारे मसलों पर है। उसमें एक जो बड़ा मसला है वो ये भी है कि एलजी ताकतवर होंगे या दिल्ली की चुनी हुई सरकार ताकतवर होगी, किसके पास सत्ता होगी, कौन फैसले ले सकता है। तो सीटीडी का जो संशोधन कानून है उसके तहत अब ये तय होना है कि दिल्ली में चलेगी किसकी। ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इस मामले में हाँ भरी है, यानी कि वो सुनवाई करेंगे। संशोधन संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सिंघवी साहब ने इस मामले में वकालत की है, और बहुत सारी चीज़ों को देखना बाकी है कि ये मसला बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका कोई ना कोई बड़ा इलाज करना होगा, यानी कि कोई ऐसा नियम बनाना होगा ताकि बार बार जाना ना पड़े किसी भी सरकार को, चुनी हुई सरकार को। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं। आशीष, इस मसले को समझाएं, और ये भी कि दलीलें क्या क्या दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से। ये मसला सीधे सीधे अभिषेक अधिकारों को लेकर लड़ाई है। एलजी के अधिकार कहां पर खत्म होते हैं और कहां से शुरू होते हैं, और दिल्ली सरकार के क्या क्या अधिकार हैं। हमने देखा था 2018 में एक बहुत बड़ी लीगल बैटल चली थी, जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ में ये मामलों की सुनवाई हुई थी। तो यहाँ पर सुनवाई के बाद एक फैसला आया था 2018 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और कहा था कि जमीन, दिल्ली के भीतर पब्लिक ऑर्डर और पुलिस,
ये तीनों एलजी के डोमेन में है, दिल्ली सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी को जो चीजें हैं उसमें दिल्ली सरकार की बात होगी और एलजी डे टू डे अफेयर्स में, रोजाना के कामकाज में, प्रशासन में दखल नहीं देंगे बहुत ज्यादा। और किसी बड़े मुद्दे पर अगर दोनों के बीच में असहमति बनती है तो एलजी इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे। इसके बाद सर्विसेज का मुद्दा था कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, लेकिन उस पर 2 जजों के बेंच को वो मामला भेजा गया था, उनमें दोनों जजों में सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा वो मुद्दा अब तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर अभी मार्च में केंद्र सरकार एक GNCTD एक्ट लेके आई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, उसमें संशोधन कर दिया और मार्च में वो लागू हो गया। और संशोधन के तहत कहा गया कि दिल्ली में दिल्ली सरकार का जो मतलब होगा वो एलजी होगा, उपराज्यपाल होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली के कामकाज में, सरकार के कामकाज में ये दखल है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से बनाई हुई सरकार है और उसके अधिकारों की लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट ने खुद खींची है। तो इसलिए उसके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, हर केस की फाइल एलजी तक नहीं जानी चाहिए। तो ये बड़े मुद्दे लेकर दिल्ली सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, ये जो संशोधन किया गया, और इसके साथ साथ ये जो संविधान में जो अनुच्छेद 239A जोड़ा गया था केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए भी, उसके भी विपरीत है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। तो आज दिल्ली सरकार ने मांग की कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से दिल्ली में शासन करना मुश्किल हो गया है दिल्ली सरकार के लिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा है वो इसे लिस्ट करेंगे जल्दी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस मामले की सुनवाई भी होगी और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर कानूनी कटघरे में आमने सामने होंगे। जी। और केंद्र की सरकार की तरफ से कुछ आज हुआ या सिर्फ दिल्ली की सरकार की तरफ से सिंघवी साहब ने वकालत की? जी देखिए, आज सिर्फ उन्होंने मेंशन किया था, आज कोई सुनवाई नहीं थी। अभिषेक सिंघवी साहब ये बता रहे थे कि इस केस की जल्दी से सुनवाई कीजिए। इस तरीके से रोजाना सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग होती है, चीफ जस्टिस के सामने पर अपना केस रख सकते हैं कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत है। तो केंद्र सरकार को नोटिस होगा, उसके बाद केंद्र सरकार आकर अपना जवाब दाखिल करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा था कि शायद सुनवाई शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मेंशनिंग हुई है, यानी कि सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने मसला रखा गया था और उस मसला रखने में भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया है कि वो इस मामले को देखेंगे, लिस्ट करेंगे, यानी इस पर जल्द सुनवाई की उम्मीद बनती है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे फिरोजाबाद में डेंगू का कहर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में किस तरीके से नन्हे बच्चों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद समेत कई इलाकों में डेंगू का कहर है और वहां पर पिछले 48 घंटे में 16 मरीजों की मौत हुई है। ये आंकड़े दरअसल आधे अधूरे से हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अलावा किसी और आंकड़े की उपलब्धता नहीं हो पाती है, सरकार के ऊपर ही निर्भर होना होता है। लेकिन हालात खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारी अस्पताल में, फिरोजाबाद की सरकारी अस्पताल में 450 मरीजों को भर्ती कराया गया, जिसमें 10 से ज्यादा मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई बच्चे भी हैं। वहीं मथुरा में भी डेंगू की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इन मौतों के बाद से राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी जांच के लिए अपनी टीमें भेजी हैं, लेकिन अभी मरीजों की संख्या में कमी देखने को नहीं मिली है। और हमारे साथी सौरभ शुक्ला लगातार फिरोजाबाद में मौजूद हैं और वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं उन परिवारों का दर्द जो बेहद गरीब हैं, जो बड़ी आशा के साथ आते हैं अस्पताल में कि शायद उन्हें वक्त मिल जाए, डॉक्टर का वक्त मिल जाए, जगह मिल जाए। उनके बच्चे बेहद बीमार होते हैं, देखिए उनका दर्द। यहाँ पर ऐसी तस्वीरें फिरोजाबाद में आम हैं। आपकी क्या हो गया है, बच्ची को क्या तकलीफ है? बच्ची को परेशान है, क्या धड़कन इसकी तेज हो जाती है, बीपी हाई है और सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कल के 4 बजे के डले हुए हैं। अच्छा, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और आपके एम्बुलेंस कुछ नहीं है? आप कुछ नहीं, वो मना कर दिया। कितनी उम्र है बच्चे की? इसकी बच्चे की है 17 साल। 17 साल उम्र है और आप उसको गोद में लेके जा रहे हैं? और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? मना कर दिया। क्या कह रहे हैं? अब सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या करें फिर?
सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और क्या। क्या नाम है आपका? राम तीरथ, बहन है मेरी। बहन है आपकी, कहीं नहीं ले जा रहे, इसको गोद में लेके घूम रहे हैं। कितनी, कहाँ से, घर पे ले जा रहे हो? कहाँ से आए हैं आप? आशाबाद से आए। 4 बजे की लड़की डरी है, कोई आराम नहीं मिला अभी तक। सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं है आपकी। कल 4 बजे के डरे 4 बजे के डरे कल लेके कोई सुनाई इसको है नहीं एडमिट कर रहे हैं। क्या हुआ? कह रहे हैं घर ले जाओ। और क्या। अब जब घर तो ले जाएंगे, जब कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो फाइल मांग रहे हैं, फाइल भी नहीं दे रहे। कहीं अंत कहीं ले जाए तो उसको दिखा दे, वो भी नहीं दे रहे। 17 साल। क्या नाम है इस बच्ची का? शिवानी। शिवानी। कहीं एडमिट नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई कर रहे हैं, कुछ नहीं। फाइल मांगी है, फाइल भी नहीं दे रहे हैं। वो फाइल नहीं दूंगा, फाइल भी नहीं दे रहे। तो देखिए इस असहाय भाई से पूछिए कि सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर यहाँ घूम रहा है, एडमिट नहीं किया। तो इस 17 साल की अपनी बहन को राम तीरथ अपनी गोद पे लेकर, कंधे में लेकर घूम रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, इनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो अब थक हार के ये वापस अपने घर को इनको ले जा रहे हैं। तो अगर इस बच्ची की मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदारी ना प्रशासन की है, परिवार सिर्फ असहाय है। और वो यहाँ पर ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना इनके पास इतने पैसे हैं कि कोई गाड़ी कर लें। तो मजबूरी में कंधे में अपनी बहन को लेकर यहाँ से अस्पताल से ले जा रहे हैं घर। कोई चारा नहीं। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुख्यमंत्री अगर फिरोजाबाद की इन तस्वीरों को देख रहे होते उत्तर प्रदेश के, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। वो अगर मथुरा के हालात पर नज़र रख रहे होते डेंगू के, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इस समय उनका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव पर है, और चुनाव में भी इस बात को लेकर कि आप अपने पिता को क्या कहते हैं। आप अपने उन पिता को पिताजी कहते हैं, अब्बाजान कहते हैं, डैडी कहते हैं, या पापा कहते हैं। और इसी को लेकर वो राजनीति की जो बिसात है उस पर खेलना चाहते हैं। मसला अगर राशन की लूट का होता तो समझा जा सकता था, राशन में धांधली का होता तो एक मुख्यमंत्री की चिंता को समझा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मसला राशन वितरण में मुस्लिम समाज के ऊपर आपत्तिजनक बयान को लेकर है। और दरअसल बीजेपी इसको लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो राजनीति करेंगे, और राजनीति करके वो वोट को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ये खुले तौर पर वो कर भी रहे हैं इस वक्त में। अब दरअसल उन्होंने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय और पूर्ववर्ती जो अखिलेश सरकार है उस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गरीबों का राशन नहीं मिल पाता था, उन्हें राशन नहीं मिल पाता था क्योंकि उनका राशन अब्बाजान कहने वाले लूट के ले जाते थे। यानी कि जो बहुतायत में लोग रहते हैं, जिनका हक था, वो कोई और लूट कर ले जाता था, ऐसा आदित्यनाथ योगी का मानना है। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। हमारे साथ कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, ये जो नया पैतरा है, नया लो है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप राजनीति का उत्तर प्रदेश में, आप इसमें क्या समाजवादी पार्टी को निशाना बनाना है? और दूसरा ये भी बताएं, क्या राशन का सचमुच में हाल ये था कि कुछ एक वर्ग विशेष को मिलता था और लूट के लोग ले जाते थे, बहुतायत इससे वंचित रह जाता था? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि दो चीजें हैं। एक तो जो उन्होंने कहा अब्बाजान कहने वाले जो हैं हजम कर लेते थे। अभी 6 अगस्त को उन्होंने यहां पे एक मीडिया कॉन्क्लेव में एक सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने तो अयोध्या में भव्य मंदिर बना के दिखा दिया और हम तो कहते थे रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन ये अखिलेश यादव के बारे में पत्रकार ने सवाल किया था, उस सवाल के जवाब में था। वो कहते हैं कि लेकिन उनके अब्बाजान तो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो पहली बार उन्होंने 6 अगस्त को अखिलेश यादव को कहा था कि उनके अब्बाजान ऐसा कहते थे। 7 अगस्त को समाजवादी पार्टी दफ्तर में एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें जब लोगों ने अखिलेश यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन्हें अपनी भाषा संयमित रखनी चाहिए। अगर वो मेरे पिता के लिए कुछ कहेंगे तो उन्हें भी तैयार रहना चाहिए कि मैं भी उनके पिता के बारे में कुछ बोल सकता हूं। तो ये जो संदर्भ है, ये अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है, जिनसे मुख्य लड़ाई है उत्तर प्रदेश में चुनाव में समाजवादी पार्टी की।
दूसरा जो राशन की लूट की बात है, उत्तर प्रदेश में एक फूड स्कैम हुआ था, खाद्यान्न घोटाला जिसको कहते हैं। ये खाद्यान्न घोटाला सीबीआई जांच कर रही थी। 2002 से 2010 के बीच का यह घोटाला माना गया। 2002 में बीजेपी और बीएसपी की मिलीजुली सरकार थी। मायावती जी अपने पिताजी को अब्बाजान नहीं कहती हैं और जो बीजेपी के मंत्री शामिल थे वो भी नहीं कहते थे। 2003 में मुलायम सिंह की सरकार हुई। मुलायम सिंह जी भी अपने पिताजी को गांव में अब्बाजान नहीं बोलते थे। 2007 में फिर मायावती की सरकार आ गई। 2010 तक का ये घोटाला है, सीबीआई जांच कर रही थी। उसमें यह कहा गया था कि अन्नपूर्णा, अंत्योदय, मिड डे मील या पीडीएस का जो राशन है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है खुले बाजार में बेच दिया गया, यहां तक कि नेपाल, बांग्लादेश में भी बेच दिया गया। ये उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें बता रहे हैं कि वो अब्बा जान कहने वाले उसको हजम कर जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि एक पॉलिटिकल जुमला है और अगर समाज जो चुनाव में जो लड़ाई है वो एक परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। अगर समाज में ये परसेप्शन बन जाए कि एक वर्ग का जो हक है उसके ऊपर दूसरा वर्ग डाका डाल ले रहा है, इसलिए और सारी परेशानियों की जड़ यही है, तो इससे समाज में ध्रुवीकरण कराने में आसानी होती है। और दूसरा, जहां तक एक वर्ग को राशन मिलने की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जितनी सरकारें, किसी मुसलमान की सरकार नहीं थी, मायावती की सरकार थी, मुलायम की सरकार थी, और 2002 में जब खाद्यान्न घोटाला जब से शुरू हुआ तो बीजेपी और बीएसपी की मिलीजुली सरकार थी, साझा सरकार थी। जो राशन कार्ड बनते हैं वो कोई धर्म के नाम पे तो बनते नहीं हैं, वो जिन लोग, और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी और देश में 14% के आसपास है, तो उसी अनुपात में गुर्बत भी होगी, उसी अनुपात में बीपीएल में के लोग भी होंगे। तो वो 14% 86% का अनाज कैसे हड़प कर ले रहा था, ये तो तर्क करने की बात है। देखिए, ये एक जो परसेप्शन बनाने की बात है, तो राजनीति में, समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है कि जो तर्क नहीं करता है, जो रैशनल ढंग से सोचता नहीं है, बस उसको लगता है कि उसके मन में एक भावना जब बैठ जाती है कि ऐसा हो रहा था, तो उसको लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा था। अभी एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, पिछली सरकार में उन्होंने एक बहुत बड़ी नेता का नाम लिया और कहा कि उन्होंने हिंदुओं का इतना अपमान किया था कि विदेश में जाने में बहुत बुरी नजर से देखा जाता था, और इस सरकार में अब ये तो है कि अगर हिंदू किसी भी देश में इमिग्रेशन पे जाता है तो उसका बहुत स्वागत होता है और बहुत शान से सीना चौड़ा करके वो चला जाता है। तो ये बात एक बहुत बड़े एक अधिकारी ने अच्छे भले उत्तर प्रदेश के कही, तो ये कहीं से उनके जहन में ये बात बैठ गई होगी, तो ऐसा समाज में बैठ जाती है। बिल्कुल। अब समाज में बस ये ना बैठ जाए कमाल के, अब जो लोग अपने पिता को अब्बा कहते हैं या किसी और नाम से पुकारते हैं, तो अब्बा कहने वाले लोगों के मन में ये जुमला ज्यादा ना बैठा दिया जाए। इस बात का डर सबको होना चाहिए, क्योंकि अब्बा अपने पिता को सम्मान के साथ बोलने के लिए एक उनको सम्मान देने का तरीका है या उनको पुकारने का तरीका है। इस पे किसी धर्म का या किसी भाषा का या किसी, इसमें सारे सांप्रदायिक रंग देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद गुजरात में कई जिलों में बाढ़ है और बाढ़ के चलते कुछ बहुत दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। गुजरात के कई इलाकों में बेहद तेज बारिश है। राजकोट में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। शहर भर में घुटने पर पानी है, लोग परेशान हैं। और ये तस्वीरें राजकोट शहर की हैं, जहां घुटनों भर पानी भरा हुआ था। राजकोट में ये जो तस्वीरें आई हैं, इसके बाद एक और तस्वीर आई, जो तस्वीर बेहद परेशान कर देने वाली थी। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बुजुर्गों को निकालने का काम किया जा रहा है। और एक और तस्वीर आई, वो तस्वीर एक कार की थी। राजकोट में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। इसमें सवार एक कारोबारी और उनका ड्राइवर अब भी लापता है। गुजरात के जामनगर का भी भारी बारिश से बुरा हाल है। जामनगर के कई गांवों का बाढ़ और जलभराव के कारण
जिले से लगभग संपर्क टूट चुका है। और जामनगर में ये जो हाल तो बुरा है, ये साथ में फिलहाल प्रभावित लोगों को निकालने के लिए हर जतन कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। चारों ओर जो पानी है उसमें घिरे हुए लोगों को रस्सी और सीढ़ियों से निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र में भी बारिश है, कई इलाकों में। नासिक में जल भराव है, कई मंदिर पानी में डूब गए हैं और वहां पानी पहुंच चुका है। गोदावरी में दरअसल उफान है, इसका असर नासिक में मंदिरों पर भी दिखाई दे पड़ रहा है जो कि तट पर बने हुए हैं।